नहीं रिकॉर्ड है. Okay, good morning everyone. So let's start your new journey. तो आपकी लाइफ का थर्ड फेज 12th तक ही था, फिर फाउंडेशन का हमने बैरियर क्रॉस ऑलमोस्ट कर ही लिया है और हमारा थर्ड फेज ऑफ लाइफ हम नाउ सीए इंटर में हम एंट्री कर रहे हैं. और अभी तक क्या किया, कैसे किया, उससे ऑल टुगेदर अलग है. अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है, चीज़ें बिल्कुल अलग तरीके से समझेंगे क्योंकि हमारा पर्पस हमारा सिलेबस कंप्लीट करना है, ऑब्वियसली स्कोर करना है, प्लस हर चीज़ को कॉन्सेप्चुअली और प्रैक्टिकल अप्रोच पे जाके समझ. जितना ज़्यादा हम चीज़ों को प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करने का कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा सब्जेक्ट भी स्मूथ हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और स्कोर करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. इंटर का पूरा सिलेबस आपको पता है एंड आई विल बी टेकिंग ग्रुप 2 पेपर नंबर 6 और पेपर नंबर 6 में सेक्शन ए फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट का वेटेज हमारे सिलेबस में 50 मार्क्स का है. ये पूरा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वेटेज 50 मार्क्स का है. पेपर नंबर 6A. यहां से हम ऑब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट की और कंटेंट की बात करेंगे तो सिलेबस पे आए. 9 पॉइंट पढ़ो क्या बोल रहा है. स्किल स्पेसिफिकेशन असेसमेंट, यानी ये चाहते हैं कि आपका इस पर्टिकुलर एरिया में स्किल डेवलप हो जाए. एक सीए के लिए फाउंडेशन में पढ़ के आए हम सीए के फ्यूचर काम, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, ये ट्रेडिशनल काम है. अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन ये ट्रेडिशनल वर्क है. लेकिन जब हम न्यू एज और रीसेंट एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो इन माय ओपिनियन, इन माय नॉलेज, सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सबसे ज़्यादा ल्यूक्रेटिव फील्ड है फाइनेंस. जब बात ही पैसे की हो रही है तो पैसे वाली फील्ड ही सबसे ज़्यादा ल्यूक्रेटिव होगी. ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स फंड्स. बिजनेस करना है, पैसा चाहिए. पैसा है तो कैसे यूज करना है, कहां यूज करना है ये पता है. पैसा नहीं है तो कहां से लेके आना है. दैट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज द फंड मैनेजमेंट. इन सिंपल वर्ड्स में बात करें या एक लेमैन के लिए हम बात करें तो ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. मैनेज करना है फंड्स को. इंटर में ये सब्जेक्ट 50 मार्क्स का है और फिर फाइनल में इसका एडवांस पार्ट आएगा. स्टॉक मार्केट कंप्लीटली बात किसकी हो रही है वहां पे, फाइनेंस की. स्टॉक मार्केट बना क्यों है, आया कहां से. जब कंपनीज को फंड्स की जरूरत थी और कंपनी ने पब्लिक से फंड उठाया अपने बिजनेस को रन करने के लिए तो स्टॉक्स आए और वहां से स्टॉक मार्केट आया. तो वहां कंप्लीटली क्या हो रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ये सारा पार्ट अब इन डेप्थ प्रैक्टिकली हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं. मुझे प्रैक्टिकली फाइनेंस फील्ड में काम करते हुए 15 साल हो गए. फंड मैनेज ही कर रहे हैं मेनली स्टॉक्स में कैसे फंड्स मैनेज करना है, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज, कहाँ कैसे फंड्स को यूटिलाइज करना है, कहाँ कब रोटेशन करना है. आई एम डूइंग इट सिंस 15 ईयर्स. तो रियल लाइफ एग्जांपल्स भी बहुत सारे हैं, वो सारे डिस्कस करूंगा आपके साथ ताकि सब्जेक्ट बहुत स्मूथ निकल जाए, लोड नहीं ले. सिलेबस पे एक बार नजर डाल लेते हैं. ऑब्जेक्ट क्या है,
to develop an understanding of the various aspects of financial management and acquire the ability to apply such knowledge in decision making. हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सारे एस्पेक्ट अंडरस्टैंड करने हैं और उन एस्पेक्ट को अंडरस्टैंड करना है इस कॉन्टेक्स्ट में जाके कि हम उन्हें अपनी रियल लाइफ में डिसीजन मेकिंग में अप्लाई कर पाए, हम अपनी रूटीन लाइफ में उन्हें अप्लाई कर पाए. बहुत छोटा सा एग्जांपल है, फाउंडेशन के टाइम पे भी हम इस बारे में बात करते थे कि यदि हम कुछ मनी, यदि मेरे पास पैसा है और मैं उस पैसे को अपने घर में अलमारी में स्टोर करके रख देता हूं या फिर मैं उस मनी को बैंक में रखता हूं, विच वन इज बेस्ट ऑप्शन? बेटर ऑप्शन बोल सकते हैं बैंक, ऑब्वियसली. क्यों? इंटरेस्ट मिलेगा. मतलब कमाओगे उस पैसे से? नहीं कमाएंगे, नहीं कमाएंगे. ये फाइनेंस हमें सिखाएगा कि बैंक में भी पैसा रखा है तो वो कमा के नहीं दे रहा है. यस, वी आर इन नीड सम लिक्विड मनी. यार लिक्विड मनी भी तो होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन मेरे पास जितना भी पैसा आता है यदि मैं सारा का सारा सेविंग अकाउंट में डाल के छोड़ दूं, कितना इंटरेस्ट कमा रहे हो? 3.5%. सर एफडी करवा देंगे 6%. आर यू अर्निंग? नो. वो पैसा सिर्फ आपकी परचेजिंग पावर को बैलेंस कर रहा है, मेंटेन कर रहा है. वी आर नॉट अर्निंग फ्रॉम दैट मनी. तो क्या करना चाहिए यार उस पैसे के साथ? कहां रखें ताकि पैसा कमा के दे? पैसे से ही पैसा बनता है. मैं अभी बिल्कुल लेमन की तरह एक इंडिविजुअल पर्सन की, हम अपनी इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं. बिजनेस पे आएंगे तो चीजें और ज्यादा बड़ी हो जाएंगी. बहुत सारे ऐसे लाइफ में एग्जांपल्स हैं हमारी रियल लाइफ में जहां हम डिसीजंस इसलिए उतना अप्रोप्रिएट नहीं ले पाते हैं, हम वहां डिसीजंस इसलिए उतना अप्रोप्रिएट नहीं ले पाते क्योंकि हमें उस फाइनेंस मैनेजमेंट या फंड मैनेजमेंट की इतनी डेप्थ नॉलेज नहीं है, इतना आइडिया नहीं है चीजों का. अभी सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते हम वहां पहुंच जाएंगे. आई एम कमिंग ऑन दैट पॉइंट. मीनवाइल पहले यहां पे बात कर लें. टू अंडरस्टैंड वेरियस फाइनेंस फंक्शंस लाइक फाइनेंसिंग डिसीजंस, इन्वेस्टिंग डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजंस, पूरा एफएम, आपका पूरा सिलेबस, इवन पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्हीं 3 डिसीजंस के आसपास घूमता है. ये 3 डिसीजन समझने हमें. देन टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, दैट इज योर कंप्लीट सिलेबस. क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. इसी से हमारा पूरा सिलेबस बन रहा है. इंट्रोडक्शन फर्स्ट यूनिट, सेकेंड पार्ट रेशियो एनालिसिस. अब रेशियो यहां क्या कर रहा है? बात फाइनेंस की कर रहे थे सर, रेशियो क्या कर रहा है? अभी हमने बोला पैसा कहां लगाना है, अपना सरप्लस मनी कहां इन्वेस्ट करना है. बोले यार कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं. चलो, लेकिन कंपनी जिसमें मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, क्या वो कंपनी इस लायक भी है कि जिसमें मैं इन्वेस्ट करूं? मेरा मनी सेफ है, रहेगा या नहीं रहेगा? मुझे रिटर्न कितना मिलेगा? ग्रोथ कितनी मिलेगी पैसे पे? ग्रोथ के लिए तो जा रहे हैं, अदरवाइज तो बैंक है. वहां उस कंपनी को एनालाइज करना पड़ेगा और कंपनी को इंटरनल एनालिसिस के लिए सबसे बेस्ट टूल रेशियो एनालिसिस होता है, जो आपको इन डेप्थ कंपनी की हर फील्ड की, हर एरिया की डिटेल एनालिसिस निकाल के दे देगा. मुझे उसका मैनेजमेंट चेक करना है, मुझे उसकी एफिशिएंसी चेक करनी है, प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी है, उसका फाइनेंस मैनेजमेंट चेक करना है, उसकी फ्यूचर ग्रोथ एनालाइज करनी है, सब कुछ रेशियो निकाल के दे देता है. देन आता है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजंस. इसमें हमारे पास है सोर्स ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन. ये मैं सिर्फ सिलेबस दिखा रहा हूं, लेकिन इस सिलेबस को समझने के लिए एक अलग चार्ट पे चलेंगे. थर्ड है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसमें आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन आता है, डिविडेंड डिसीजन आता है. एंड फोर्थ है आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. दैट्स ऑल. 4 ही चैप्टर, 4 नहीं है ये, 4 के अंदर चॉइस है, तो उन पे बात करेंगे. क्या फाइनेंस मैनेजमेंट कर क्या रहा है, मैं सिर्फ बात करूंगा अभी सिलेबस डिस्कशन की कि हम कैसे इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि हमें करना क्या है.
हमने एक लेमैन की तरह बात की। स्टार्ट फाइनेंस मैनेजमेंट। पहला हमारा ये था कि सरप्लस मनी को हम घर में नहीं बैंक में रखेंगे, एक वो एरिया डिस्कस किया। चलिए एक सवाल पूछता हूं, आपको एक कार खरीदनी है, देख के आ गए, पसंद करके आ गए, एंड दैट कार वर्थ ₹10 लाख, और आपके पास 30 लाख रुपीस सरप्लस कैश पड़ी है, क्या करेंगे? तो जाएंगे, कार ले आएंगे, और क्या करेंगे? 10 लाख रुपए निकालेंगे और जाके कैश देंगे और कार ले आएंगे। वो 10 लाख रुपए यदि बैंक में रखे हैं तो भी क्या हुआ सर, बैंक से निकालेंगे, कार ले आएंगे। लेकिन यदि आप एक लेमैन नहीं और एक फाइनेंशियल पर्सन होते तो आप 2 लाख रुपए का डाउन पेमेंट देके 8 लाख रुपए का फाइनेंस करवाते और उस कार को ईएमआई पे लेके आते। क्यों सर, पैसा पड़ा है, इंटरेस्ट क्यों दूं? 9% की इंटरेस्ट ले रहा है कार पे फाइनेंस करने का, 9.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। वाई आई शुड पे इंटरेस्ट जब मेरे पास कैश पड़ी है? बेटा कैश पड़ी है ना, वो कैश कहाँ है? वो कैश कर क्या रही है? उस कैश से कुछ कर सकते हो क्या? मेरे पास एक चॉइस है, यदि आपने फाइनेंस पढ़ा है तो आपके पास एक चॉइस है, उस मनी को उठा के म्यूचुअल फंड्स में डाल देते हैं, जहां से ऑन एन एवरेज मुझे 10 to 12% मिनिमम साइड पे और 15% मैक्सिमम साइज पे रिटर्न मिल जाएगा। और वहां से 15% कमाओ और यहां से 9% पे करो, तो भी 6% जेब में बच रहा है। अब ये थॉट नॉर्मली नहीं आती, लोन क्यों ले रहा है भाई, लोन क्यों ले रहा है? अरे यदि आपके पास सरप्लस फंड पड़ी है और उस फंड का यदि आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव बेटर चॉइस अवेलेबल है, जहां से आपकी जेब में 1 to 3% भी नेट ऑफ एक्सपेंसेस बचता है, तो क्यों नहीं लेना है? प्रॉब्लम क्या है? दैट इज द फाइनेंस मैनेजमेंट। प्रैक्टिकली मैं अपनी बात करूं, मेरी लाइफ में मेरे घर पे जो भी चीज आती है सब ईएमआई पे आती है। सब मतलब एसी भी लाना है तो ईएमआई पे लाऊंगा, 25,000 का माइक्रोवेव लाना है तो भी ईएमआई पे लाऊंगा। या जो 25,000 मुझे आज देने हैं वो मुझे 1,000 डाउन पेमेंट दे के 8 इंस्टॉलमेंट भी बनता है, तो 3,000 करके 8 बार देना है ना। अभी 3,000 दे दिया, एक इंस्टॉलमेंट 21,000 रुपए मेरे पास पड़े हैं, एक महीने तक उसका और कोई काम नहीं है, मैं उसे डालता हूं सेविंग में ऐसी जगह पे जहां से मैं उससे 1% मंथली कमा लेता हूं, तो मेरी तो ईएमआई फ्री कर लूंगा यार मैं। इसलिए ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज मैं फाइनेंस में हूं, मैं फंड मैनेज कर रहा हूं, मैं स्टॉक मार्केट को जानता हूं। हर कोई नहीं जानता, लेकिन जो जानता है उसके थ्रू तो काम कर सकते हैं हम। एक इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आई कंपनी, आईपीओ लेकर आ रही है, आईपीओ की एक एप्लीकेशन मुझे लगानी है। आई नो कि जिस दिन उस कंपनी की लिस्टिंग आएगी, यदि मेरे को शेयर लग गया, यदि मेरे को अलॉटमेंट मिल गया, चलो फिर रिसेंट एग्जांपल की बात कर लेते हैं। अभी एक साथ 4 कंपनी के आईपीओ आए थे, एक साथ 4 कंपनी के आईपीओ आए थे। मुफ्ती, क्रेडो लिमिटेड, मोती सन्स ज्वेलर्स, हैप्पी फॉर्जिंग, और एक और, मुझे 3 इसलिए याद है क्योंकि मैं चौथा लगा नहीं पाया, अप्लाई नहीं कर पाया। रीजन, चारों एक साथ आ गए। एक आईपीओ में भी यदि मुझे हाईएस्ट लेवल पे एप्लीकेशन लगानी है तो 2 लाख रुपए चाहिए, लोएस्ट साइड पे लगानी है तो 15,000 रुपए चाहिए। अब 2 लाख 4 एप्लीकेशन मतलब 8 लाख रुपए का सरप्लस फंड होना चाहिए था मेरे पास। मैं वो कार वाले से कनेक्ट कर रहा हूं, मैंने कार वाले को दे दिए थे 10 लाख, नहीं दिए होते तो 8 लाख रुपए बचे होते मेरे पास, मैं चारों कंपनीज का आईपीओ अप्लाई करता, और किस्मत से यदि एक भी लग जाता, एक भी, और एक भी कौन, बेस्ट ले लेते, मोती सन्स ज्वेलर। 55 रुपीज में शेयर दिया कंपनी ने,
कितने में दिया? अभी हार्डली 20 डेज हुए हैं, 15 डेज में 220 का प्राइस है। पैसा 4 टाइम्स, 4 फोल्ड्स, 4 गुना। लेकिन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड मैं 15,000 का ये एप्लीकेशन लगा पाया। लगाना कितने दिन के लिए था? पैसा ब्लॉक कितने दिन के लिए होना था? हार्डली 1 वीक के लिए, 10 डेज के लिए। लेकिन 10 डेज के लिए भी मेरे पास सरप्लस कैश नहीं थी, मैं नहीं अप्लाई कर पाया। मैं 15,000 का एप्लीकेशन लगाया, शेयर लगे, 55 में आए, 120 में बेचे, पैसा मोर देन डबल। लेकिन वही यदि वो सरप्लस फंड पड़ा होता मेरी तो ईएमआई फ्री हो जाती है यार। 2 लाख वाली एप्लीकेशन लगा देता, 2 लाख में शेयर लग जाते, 2 लाख के 6 लाख मिलते, 4 लाख रुपए कमा के मेरी तो कार की अगले 5 साल 2 साल की ईएमआई फ्री हो जाती। लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि हमें वो प्रॉपर फंड मैनेजमेंट नहीं आता। जितना यदि आप फाइनेंस को समझेंगे तो अपनी रूटीन लाइफ में जब भी आप काम करने जाएंगे आप पहले ऑल्टरनेटिव्स चेक करेंगे कि इफ आई हैव फंड्स तो मैं उस फंड्स को, प्रायोरिटी कहां है वो एक अलग बात होगी, लेकिन यदि मैं कहीं भी उसे डाल रहा हूं और उसका मुझे ऑल्टरनेटिव यूज अवेलेबल है तो पहले मैं चेक कर लूं कि उसको कैसे यूज करना है। दैट फाइनेंस मैनेजमेंट विल मेक यू अंडरस्टैंड। ये समझ में आने लगेगा। आई एम नॉट सेइंग कि डे 1 पे ही सब कुछ चीज हो जाएगी या इस लेवल पे ही हो जाएगी, लेकिन एक थॉट परसेप्शन बनना शुरू होता है ना, एक डायरेक्शन, सोच का डायरेक्शन शुरू होता है ना कि अब मैं कॉस्टिंग और फाइनेंस पर्सन हूं, काम कर रहा हूं उस पर 15-16 साल से, तो अब दिमाग है ना कुछ भी करने से पहले सोचता ही उसी बारे में। पहले यार बैंक में एफडी भी करनी है, एक और लेमन डिसीजन पे आते हैं, चलिए एफडी करवानी है सर, हमें नहीं जाना, वी डोंट हैव एनी नॉलेज ऑफ द स्टॉक मार्केट, हमें नहीं जाना है स्टॉक्स में, चलो कोई बात नहीं, एफडी करनी वो भी जरूरी है। अब एफडी कहां करोगे? बैंक में, हाँ ऑब्वियसली, और कहां करेंगे? तो बैंक में, कौन से बैंक में? हाँ, अपना बैंक है बस उसी में कर देते हैं। क्यों भाई? चेक नहीं करोगे कि हर बैंक एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है या एक ही मोड पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है? कंपाउंडिंग पढ़ के आए थे फाउंडेशन में, एनुअल कंपाउंडिंग, क्वार्टरली कंपाउंडिंग, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला था। मैं 3 बैंक के ऑप्शंस खोल के सामने लेकर आऊंगा, सबका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालूंगा और फिर चेक करूंगा कहां मुझे ज्यादा फायदा हो रहा है, मैं वहां इन्वेस्ट करूंगा। अब मैंने 5 साल का एफडी बना दिया, 2 साल बाद कैश की जरूरत पड़ी, तोड़ो एफडी? नहीं सर, एफडी तो नहीं तोड़ेंगे। क्यों? पैनल लगता है, 1%, 1.5% बैंक काट लेती है, नुकसान नहीं झेल सकते। भाई 1% का पैनल लग रहा है ना, जहां इन्वेस्ट कर रहे हो वहां पे 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है। अभी immediately break down your FD, invest that money in that alternative option। बट ये चीज वहां आपको सोचनी पड़ेगी, ऑल्टरनेटिव्स वो सामने रखने पड़े। अब इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको इस सब्जेक्ट से पढ़ते पढ़ते आने लगेगी कि हम करने क्या जा रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। चीजों को लेके आते हैं बिजनेस पे। हमारा ये पूरा फाइनेंस मैनेजमेंट का मतलब मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। मेजर 3 डिसीजंस आर देयर जो हमें फाइनेंस मैनेजमेंट में लेने हैं। पहला, फाइनेंसिंग डिसीजन। दूसरा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और तीसरा, डिविडेंड डिसीजन। है क्या ये? इसी से पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। है क्या ये? फाइनेंसिंग डिसीजंस। फाइनेंसिंग डिसीजंस मतलब आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, मैंने प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट कर लिया है और अब मुझे पता चला आई एम इन नीड ऑफ फंड्स, मनी चाहिए, पैसा चाहिए। आइए, कहां से लाएंगे पैसा?
फ्रॉम वेयर यू विल अरेंज द मनी, फंड्स कहां से अरेंज किया जाए। अब इस सवाल पे एक बोर्ड मीटिंग बैठ गई है, सोचिए पैसा कहां से लेकर आए। बैंक से लोन ले सकते हैं, परफेक्ट। शार्क टैंक देखा है ऑलमोस्ट सभी ने, थोड़ा बहुत तो देखा ही होगा। यदि आप कोई नया बिजनेस आइडिया लेकर आते हो, बैंक लोन नहीं देगी, देगी सब्जेक्ट टू आपके पास मॉर्गेज हो, प्लेज करने के लिए कुछ हो, क्योंकि एक नए बिजनेस में बैंक लोन भी देने नहीं आती है। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, तो सबसे पहले बिजनेस में आइडिया में पैसा डालने का काम घर से होगा, अपनी सेविंग्स डालेंगे। चलिए वो कर लिया सर, फिर जैसे शार्क टैंक में सब आते थे ना, पिच करते थे अपने अपने आइडियाज। वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं उनको, एंजल इन्वेस्टर्स बोलते हैं उनको। एंजल कि हम ही है तुम्हारे लिए, तुम्हारा कोई नहीं, हम हैं, हमें कन्विंस करो, हम पैसा डालेंगे। वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर्स, वो आपके आइडियाज को अंडरस्टैंड करते हैं, उसमें पोटेंशियल देखते हैं और रिस्क लेते हैं और अपनी मनी इन्वेस्ट करते हैं। एंजल इन्वेस्टर या फिर वो शार्क टैंक वाले लोगों का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, करना है आगे जाके, यही करना है। कभी आपको लगेगा कि हम सीए बन गए लेकिन हम तो एंटरप्रेन्योर बनेंगे, हम अपना वेंचर ही स्टार्ट करेंगे। करिए भैया, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा वो जितना पिताजी से छीन सकते हैं छीन लेंगे। और वो खड़ूस निकले, खड़ूस नहीं समझदार निकले और हम पे नहीं लगाना चाहते दाव, तो हम भी जाके ढूंढेंगे कि नहीं एंजल्स को। घर में नहीं मिला, चलो बाहर ढूंढते हैं। अब बाहर एंजल ढूंढने जाओगे, एंजल मिल गया, सपोज हो सकता है तब तक मैं भी एंजल बन जाऊं, तो मेरे पास आए, बोले सर मेरा आइडिया में इन्वेस्ट करोगे। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे अपना आइडिया पिच करना पड़ेगा और कन्विंस करना पड़ेगा कि यू हैव दैट मच ग्रेट आइडिया इन योर हैंड जिसमें फ्यूचर पोटेंशियल है। उसके लिए आपको एग्जीक्यूशन तो दिखानी ही पड़ेगी ना, कि सर हम वी आर वर्किंग ऑन इट, हम यहां तक पहुंच चुके हैं, इतना हमारा प्रोडक्ट मार्केट में पॉपुलर हो चुका है, अब बस और फंडिंग चाहिए ताकि हम इसे बड़ा कर सके। लोन नहीं ले सकते, प्लेज देने को नहीं है, इक्विटी अभी रेज नहीं कर सकते क्योंकि पब्लिक हमें जानती नहीं है। जब भी फंड्स मैनेजमेंट की बात आती है ना, फंड्स अरेंजमेंट की बात आती है ना, दो ही मोड सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं, या दो ही मोड होते हैं, यूं मान के चलिए, दो ही जगह होती है जहां से पैसा आता है, ओनर, आउटसाइडर। ओनर प्रोप्राइटरशिप में तो हम खुद, पार्टनरशिप में तो पार्टनर्स, कंपनी में तो शेयर होल्डर्स। ये ओनर्स या तो ये पैसा देंगे और या फिर आउटसाइडर्स, मतलब बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन फॉर्म ऑफ लोन, डिबेंचर्स। लेकिन यदि आप लोन लेने जा रहे हो तो आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑलरेडी स्ट्रांग होनी चाहिए, अदरवाइज बैंक लोन नहीं देगा। यदि आप ओनर यानी शेयर होल्डर्स के थ्रू फंड्स लेने जा रहे हो तो आपकी मार्केट रेपुटेशन और आपकी कंपनी की प्रेजेंटली स्टेबल फाइनेंशियल कंडीशन या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स होने चाहिए, तो इन्वेस्ट करेगा कोई आप में। इन दोनों से पहले कौन आ रहा है, वेंचर एंजल, वो इन दोनों से पहले आ रहा है। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, इनिशियल स्टेज पे यदि उन्हें लगता है कि दम है तो वो आप में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और आपके बिजनेस की एक पर्टिकुलर ओनरशिप ले लेते हैं, 5%, 10% इक्विटी, वर्ड सुना होगा। हम आपको देते हैं 20 लाख रुपीज अगेंस्ट 10% ऑफ योर इक्विटी। व्हाट इज दैट 10% ऑफ द इक्विटी? ओनरशिप में 10% कंट्रोल। इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ना, दे आर प्लेइंग, टेकिंग रिस्क। बिजनेस आइडिया सक्सेसफुल नहीं हुआ, ओनर हो ना, डूबेगा। लेकिन यदि बिजनेस आइडिया सक्सेसफुल हो गया
और आप बड़े बन गए, तो अभी लेटेस्ट होज़ैना, होज़ैना या होनैसा, होनैसा है शायद, नाम सुना है इस कंपनी का? आईपीओ आया अभी कुछ टाइम पहले, पब्लिकली अपना शेयर्स लॉन्च किया और पब्लिक से पैसा उठाया है। मामा अर्थ, नाम सुना है? ये वही कंपनी है, ब्रांड नेम मामा अर्थ है, कंपनी का नाम होनैसा है। पता पब्लिक से पैसा उठा के क्या किया उन्होंने? जो उनके एंजल इन्वेस्टर्स थे उन्होंने एग्जिट मार लिया। जब उन्होंने 10% इक्विटी दिया, मान लीजिए 20 लाख रुपीस में, तो कंपनी की वैल्यू कितनी थी? 200 लाख। 200 लाख का 10% 20 लाख। उन्होंने कंपनी की 200 लाख की वैल्यू बना के 10% इक्विटी डाल दी थी अर्ली स्टेज में 20 लाख रुपए में। आज कंपनी की वैल्यू 200 करोड़ है, उनका 20 लाख 20 करोड़ बन गया। पब्लिक से 200 करोड़ का आईपीओ से फंड लिया, अपने 10% इक्विटी पब्लिक को ट्रांसफर मारी, निकल लिए। ये करते हैं, या तो मल्टी फोल्ड हो जाएगा और या फिर डस्ट में चला जाएगा। दो ही चीजें होती हैं उनके पैसे के साथ। बहुत लेटेस्ट एग्जांपल्स हैं। अभी नायका, वैल्यूएशन देखो कंपनी का, किस लेवल का वैल्यूएशन है। तो जब हम फाइनेंसिंग डिसीजन की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं ऐसे बिजनेस आइडिया की, ऐसे बिजनेस वेंचर की जो ऑलरेडी स्टेबल है। उसे एक नए आइडिया के लिए, अपने नए बिजनेस यूनिट के लिए, अपने नए प्रोजेक्ट के लिए फंड्स की जरूरत है। उसको फंड्स कहां से लेना चाहिए, दैट इज द मेजर कंसर्न फाइनेंसिंग डिसीजन। और फंड्स कहां से लिया जाता है? या तो डेट से या इक्विटी से। देयर आर ओनली टू सोर्सेज ऑफ फंड्स। सिर्फ दो सोर्सेज हैं पैसा अरेंज करने के, या तो डेट यानी लोन, चाहे किसी भी फॉर्म में हो। डिफरेंट फॉर्म ऑफ लोन्स आर देयर, बैंक लोन, वर्किंग कैपिटल लोन, टर्म लोन, मॉर्टगेज लोन, डिबेंचर्स, ये सब लोन की फॉर्म्स हैं। और या फिर इक्विटी से यानी शेयर्स के थ्रू, कैपिटल की फॉर्म में। पहला पूरा सेगमेंट मतलब 20% of your syllabus is on this particular part, financing decisions, जहां हम ये डिसाइड करने वाले हैं कि मुझे लोन लेना चाहिए या इक्विटी से फंड अरेंज करना चाहिए। चलिए थोड़ा सा डिस्कशन, एक ओवरव्यू, एक जनरल नॉलेज यहां पे डिस्कस करते हुए चलते हैं। लोन लेना बेटर है या इक्विटी से पैसा लेना? शेयर्स के थ्रू कैपिटल अरेंज करना बेटर ऑप्शन होता है या लोन के थ्रू फंड्स अरेंज करना बेटर ऑप्शन होता है? अपने अपना परसेप्शन, केस टू केस डिफर करता है। एग्री, बट केस टू केस डिफर करता है, लेकिन उससे पहले कुछ जनरल परसेप्शंस तो बनते हैं, एक जनरल थॉट तो बनती है कि यदि आज मुझे किराए के मकान से खुद के मकान पे जाना है तो मैं पैसा होगा तो मकान बनाऊंगा या पूरा लोन लेके मकान बना लूं? बना दिया आपने आंसर, आपने अपना परसेप्शन दे दिया कि सर पैसा होगा तो मकान बनाएंगे, मतलब इक्विटी पे जाना चाहते हो, ओन फंड पे जाना चाहते हो, बोरोइंग्स में बिलीव नहीं है। क्यों नहीं है भैया, क्यों नहीं है? क्यों लोन लेके नहीं बनाना चाहते? क्यों डेट रेज नहीं करना चाहते? क्यों इक्विटी पे रिलाई करना चाहते हो? आप ही ने आंसर किया सभी ने कि हम तो पैसा होगा तो मकान बनाएंगे। अरे भाई अभी तो बोला ना केस टू केस डिफर करता है, लो केस दे दिया, पैसा होगा तो मकान बनाएंगे। क्यों भाई? होता ना वो स्टेटमेंट, एक जितनी चादर हो उतना पैर फसाड़ने चाहिए सर, इसलिए। क्यों? चादर बड़ी करो, डबल बेड की लाओ, फैल के सो, किसने मना किया? एक और फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेज चलता है फाइनेंस फील्ड में, जब तक आप लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करोगे ना तब तक असेट्स नहीं बनेंगे।
पैसा होगा तो गाड़ी लाऊंगा। आज से 8 साल पहले सोचा था मैंने कि जिस दिन जेब में 8 लाख 5 लाख होंगे उस दिन गाड़ी लाऊंगा। उस वक्त 5 लाख में बढ़िया गाड़ी आ रही थी। 2 साल तक इंतजार ही करता रहा कि 5 लाख जमा ही नहीं हो रहे। 3 साल निकल गए, वही गाड़ी अब मेरी चॉइस की हो गई 7 लाख वाली। अब 7 लाख 5 लाख जमा हुए तब तक 5 लाख वाली गाड़ी बेकार हो गई। अभी मजा ही नहीं है उसमें। अब 7 लाख वाली चाहिए। अब 2 लाख और जमा होंगे तो गाड़ी लाऊंगा। 2 साल और निकल गए, तब गाड़ी 10 लाख की हो गई। नहीं, अब तो ये पसंद आ रही है भैया। पिताजी बोलते ले लेना, 5 लाख में आ रही। नहीं, अब ऐसे कैसे ले ले, जब इतना इंतजार किया कुछ और सही, पैसा होगा तो लाऊंगा। मैं नहीं यार, ऐसे तो जिंदगी में इंतजार ही करता रहूंगा, क्योंकि जब 10 लाख होंगे तब वही 15 वाली पसंद आ रही होगी। अपन तो आज 10 वाली ही लेंगे, जेब में 4 लाख ही है, लेंगे 10 लाख वाली। लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं, 4 लाख कैश देते हैं, फाइनेंस उठाते हैं। बर्डन ले रहा है, 15,000 रुपए महीना, 20,000 रुपए महीना का इंस्टॉलमेंट देगा, 20,000 रुपए महीना। हाँ, क्योंकि आई नो आई एम अर्निंग एंड आई कैन अर्न दिस मच। पता ही नहीं चला कब वो लोन रीपे हो गया अपने आप, मंथली जाते जाते, और एक असेट खड़ी है घर में। अदरवाइज आज भी इंतजार करता रहता कि जब तक होगा तब लाएंगे। तो परसेप्शन कुछ चेंज हुआ? हो गया? क्या चेंज हुआ सर? इक्विटी। हम इक्विटी से फंड्स रेज नहीं करेंगे, हम तो डेट लेंगे। ओके, चलिए आइए डेट ले लेते हैं। लोन ले लिया, इंटरेस्ट देना है और रीपेमेंट करना है। यही सोच के माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस शुरू की थी। आज लंदन में बैठा है, भागना पड़ा। वीडियोकॉन सुना है नाम? सुना है? मेरे जमाने का था, आपके जमाने में शायद वीडियोकॉन का कुछ आता नहीं है अभी। नहीं आता ना? पहले बहुत बड़ी कंपनी थी। टीवी मतलब वीडियोकॉन, टेप रिकॉर्डर मतलब वीडियोकॉन। ब्रांड था अपने आप में। नए सेगमेंट में एंट्री करने के लिए डेट्स कलेक्ट किया और अच्छा चलता है। डूब गया, बर्बाद हो गई है, खत्म हो गई है। क्यों? लोन बहुत ज्यादा हो गया, खत्म हो गया। रिलायंस खुद के पैसे से ही काम करती है, करती आई, कहां खड़ी है? अब क्या करें, डेट या इक्विटी? यस, छोटी सी बात यूं नहीं होती है कि खड़े हुए और चलो डिसीजन ले लिया, क्योंकि हमें 100 200 1000 2000 लाख का डिसीजन लेना होता है। कंपनी को करोड़ ऑफ रुपीस का डिसीजन लेना है। एक रॉन्ग डिसीजन आपको अर्श से फर्श पे ला सकता है, और एक करेक्ट डिसीजन अर्श से फर्श से अर्श पे ले जा सकता है। बहुत जगह सुनने में आता है लोन पे काम मत करो। ये कंजर्वेटिव अप्रोच है। जो रिस्क नहीं लेना चाहते वो लोन पे काम नहीं करते। खुद का पैसा डूब भी गया तो काम चलेगा। मुझे भी अभी सीए इंटर सीए फाइनल के स्टूडेंट्स होते हैं, जब हम फाइनेंस पढ़ रहे होते हैं, शेयर मार्केट पढ़ रहे होते हैं, सर मुझे भी पैसा डालना है शेयर मार्केट में, कैसे करना चाहिए बताइए। मैं खुद का है? बोले नहीं, अभी तो पिताजी का है। बोले जिस दिन खुद का हो ना, और जिसके डूबने का गम ना हो कि अभी तो जिंदा हूं, अभी तो शुरुआत हुई, अभी तो और कमाना है, तब आना। रीजन? रिस्क टेकिंग कैपेसिटी प्लस मैनेजमेंट। तो लोन लेना बुरा है? आंसर इज नो। जियो आई थी, रिलायंस ने जियो में आई थिंक इंडिया का या वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टार्टअप था। गेम खेला था, कितने महीने फ्री दिया था? 3-6 महीने करीब, 6 महीने फ्री सर्विस, और 1000 करोड़ रुपीस का डेट। डेट फ्री है कंपनी,
सारा लोन रीपे कर चुकी है, प्रॉफिट में खेल रही है। रिस्क लोन लेके बिजनेस नहीं करोगे, बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि 12% पे पैसा उठा के 20% कमाओगे तो ग्रोथ में आओगे। 20% कमा के 20% ही बांट दोगे तो बचेगा क्या? क्योंकि शेयर होल्डर तो पैसा जितना कमाएगा सब लेके जाएगा। लोन में तो आपके ऊपर है ना, 12% पे ब्याज पे पैसा उठाया, बिजनेस में लगाया, 20% कमाया, 8% घर का है, तभी तो ग्रो होगा। लेकिन लोन लेना तब खराब हो जाता है जब आपका मैनेजमेंट खराब है। फंड्स बोरोइंग इज नॉट बैड, बैड मैनेजमेंट आपको डुबाएगा। फाइनेंस मैनेजमेंट, हमें वही मैनेजमेंट समझना है। यहां पे बोरोइंग पे काम, बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम मैं आपको दे सकता हूं जो स्टिल बोरोइंग पे काम करती हैं। बैंक्स तो मैक्सिमम बोरोइंग पे काम करती हैं यार, दूसरों के पैसे से ही तो लोन देती है। मैनेजमेंट प्रॉपर होना बहुत जरूरी है कि यदि मैंने लोन लिया है तो मैं कितना लूं, क्योंकि मुझे मालूम है एक लोन लेते ही 2 ऑब्लिगेशन सर पे स्टार्ट हो जाते हैं। नंबर 1, रेगुलरली इंटरेस्ट पेमेंट। एम आई एबल टू अर्न दिस मच, कि मैं इंटरेस्ट का टाइमली पेमेंट कर पाऊं और नॉट? इफ यस देन ओके, गो इट। रीपेमेंट, वो मुझे पता है डेडलाइन कि कब तक मुझे रीपे करना है। क्या मेरे पास उस डेट तक लिक्विड मनी आ जाएगी कि मैं रीपेमेंट कर पाऊं? तो खेलते हैं गेम। मोबाइल में रिलायंस में सबसे पहले कौन कूदा था? अनिल अंबानी। आरकॉम, रिलायंस कम्युनिकेशन नाम से मोबाइल लेकर आया था सालों पहले। ड्रीम था मुकेश अंबानी का कि मुझे इस फील्ड में जाना है, लेकिन जब इनका पार्टीशन हुआ तो वो कंपनी चली गई अनिल अंबानी के हाथ में। 500 रुपए में मोबाइल हैंडसेट बांट दिया। मुझे वो दिन आज भी याद है जब मेरे पास मोबाइल था, मोटोरोला एरियल निकलता था जिसमें इनकमिंग के 2 रुपए लगते थे, आउटगोइंग के 6 रुपए लगते थे। तो इनकमिंग आते काट देता था, लैंडलाइन उठा के वापस फोन मिलाता था, हाँ भैया आपने कॉल किया था। अरे उसका अटेंड करने के 2 रुपए कौन देगा भाई? लैंडलाइन पे उस वक्त फ्री में है इतनी कॉल्स। तो आई वॉज गोइंग फ्रॉम अ रोड जहाँ मेन होल खुला हुआ था। मेन होल ना, सफाई करने वाले अंदर चले जाते, मेन होल खुला था और अंदर से आवाजें आ रही थी। मैंने कहा अंदर से आवाज कैसे आ रही है इसमें? देखा तो अंदर एक बंदा सफाई कर रहा है, अकेला ही था, फिर भी आवाजें आ रही थी। उसके हाथ में मोबाइल था अंदर। मैंने कहा अच्छा ये भी रखता है। मुझे लगा था मैं ही अमीर हो चुका हूं, मोबाइल लेके घूम रहा हूं, इसके पास भी है। ऐसी कंडीशन कर दी थी आरकॉम ने कि हर बंदा मोबाइल लेके घूम रहा था। 500 रुपए हैंडसेट लेके जाओ, प्रीपेड नहीं पोस्टपेड, महीने भर बाद बिल आएगा दे देना। अपन ने तो जिसने भी लिया, मैंने तो लिया नहीं था, मेरे पास था, जिसने भी लिया उसने उस मोबाइल को लैंडलाइन समझ लिया। क्यों? प्रीपेड तो करवाया नहीं कि रिचार्ज खत्म, रिचार्ज करो वरना इनकमिंग बंद, फिर रिचार्ज करो वरना आउटगोइंग बंद, ऐसे मैसेज तो आएंगे नहीं। लगे रहो लगे रहो लगे रहो, मतलब मजे हो गए थे कपल्स के तो। पूरी रात फोन पे महीने भर बाद बिल आया 15,000। सारी मोहब्बत वहीं खत्म हो गई। 15,000, 20,000, 25,000, जिनकी कैपेसिटी थी, जिनको उसकी यूटिलिटी पता थी, जिनको यूज करना था, उन्होंने कुछ ने पे किया, बाकी ने हैंडसेट खोला और उठा के डब्बे में डाल दिया, कर ले जो करना है। फोन पे फोन आने, भैया बिल आ गया पैसे दो, बिल है ही नहीं, ले जा फोन। सिक्योरिटी कुछ दी नहीं थी मैंने, 500 रुपए का डब्बा ये ले डस्टबिन में। डिफॉल्ट कर गई कंपनी, पोस्टपेड बंद करके प्रीपेड पे स्विच किया। प्रीपेड पे स्विच करते 60% कस्टमर ने डब्बे फेंक दिए। अब कौन रिचार्ज करवाएगा? रिचार्ज पे इतना महंगा नहीं चाहिए। कंपनी कोलैप्स कर गई। उसी का नेटवर्क, उसी के टावर भाई ने उठाए, बोला मैं लाता हूं जियो। उसने भी फ्री दिया 6 महीने,
ऐसा हैबिचुअल बना दिया हमें कि जहां हम जब पहले नेटवर्क यूज करते थे तो महीने का कुछ एमबी मिलता था और यूं भाई रुक जा, नहीं आदत है हमें तो घूमेगा, और फिर डेटा यूज करते वक्त थोड़ा इतना, और उसमें भी खुश थे। और जियो ने ऐसा एडिक्शन दे दिया ना कि जैसे पहली बार कोई भाई पिएगा, बोले नहीं मैं नहीं पीता, अरे एक गिलास मेरी तरफ से, फिर धीरे धीरे 2 गिलास मेरी तरफ से, फिर एक बॉटल मेरी तरफ से, एक महीने बाद अब तू पिला, अब तू अपनी तरफ से, फिर 2 महीने बाद अब तू मेरे को पिला। जियो ने यही किया 6 महीने तक मेरी तरफ से, रोज 2 GB, करो मजे जितने करने। अब ना उस बफरिंग की आदत बची, ना नेटवर्क डेटा बंद करने की आदत बची, खुला है पूरे टाइम, 2 GB बहुत है। और फिर इसी कंडीशन हुई कि 2 GB कम पड़ने लग गया हमें। पहले अनलिमिटेड था, अनलिमिटेड में पहले बहुत ज्यादा हैबिचुअल बना दिया कि सब कुछ इसी पे देखेंगे, टीवी बंद करना, मोबाइल है ना, इसी पे देखेंगे, अनलिमिटेड डेटा है। फिर लेकर आया 2 GB पे, और उसके बाद बोले प्राइम मेंबर बन जाओ, 3 महीने और मिलेगा यही, क्या करना है, बोले सिर्फ 100 रुपए देने हैं। सबने 100 रुपए दिए, अरे 100 रुपए में ही तो मेंबरशिप मिल रही, 3 महीने और मिलने वाला है। 1 करोड़ कस्टमर 100 रुपए देगा, एक दिन में कंपनी के पास 100 करोड़ का कलेक्शन आ गया। फंड मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इसीलिए एफएम के साथ दूसरा सब्जेक्ट ऐड हुआ, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। फंड मैनेज करना आना चाहिए, लोन बुरा नहीं है। कंपनी कुछ ही टाइम में डेट फ्री हो गई, प्रॉफिटेबल हो गई, और आज एयरटेल जैसी स्टेब्लिश कंपनी को यहां लेके आके कि जो हजारों रुपए में डेटा देती थी उसे भी उसी रेट पे आना पड़ा जिस रेट पे जियो दे रहा है। और अब दोनों बराबर है, अब चॉइस है, जिसको लेना है ले लो। अब जब आपका साल 2 साल 3 साल नंबर सर्कुलेट हो जाता है, मुझे लगता है चलने दे यार, मेरा एक नंबर 24 साल से मेरा ही नंबर है, 24 ईयर्स हो गए, आज तक चेंज नहीं किया, एयरटेल पे है। नया आया था जियो फ्री, ले लिया अपन ने भी, सारे मजे उससे। बट अब प्रॉब्लम यह है कि अब एयरटेल भी रिचार्ज करवाना पड़ता है और जियो भी। डेटा कोई भी काम में नहीं लेता हूं क्योंकि वाईफाई है हर जगह। दैट इज द प्लानिंग कि अब कस्टमर पे करेगा और प्यार से करेगा, ये फंड मैनेजमेंट आना जरूरी है। सो देयर आर 2 सोर्सेस, डेट एंड इक्विटी। किस बेसिस पे सेलेक्ट होता है डेट एंड इक्विटी, किस पे जाएं सर? 2 चीज चेक करेंगे। पैसा जब भी लेते हैं सबसे पहली चीज ये देखते हैं खर्चा कितना होगा, कॉस्ट कितनी लगेगी। पैसा फ्री में तो मिलेगा नहीं, कॉस्ट कितनी लगेगी। डिबेंचर पे क्या कॉस्ट लगती है, डेट पे लोन पे क्या कॉस्ट लगती है, इंटरेस्ट। और इक्विटी पे क्या कॉस्ट लगती है, डिविडेंड। परफेक्ट। कौन सा महंगा है, किसकी कॉस्ट ज्यादा है, डेट का इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा है या इक्विटी का डिविडेंड कॉस्ट ज्यादा है? सर डिविडेंड के बारे में तो ये सुना है हमने, कंपनी चाहेगी तो देगी वरना नहीं देगी, कंपलसरी। ठीक है, कौन सी कॉस्ट ज्यादा है, कौन सा महंगा है, कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस महंगा है, लोन जिस पे इंटरेस्ट देना है या इक्विटी जिस पे डिविडेंड देना है? विच सोर्स ऑफ फाइनेंस इज कॉस्टली? नहीं सोचा? हमेशा बचपन से सुनते आए जब से कॉमर्स में आए कि इक्विटी पे डिविडेंड तो कंपनी चाहेगी तो देगी, नहीं चाहेगी तो डिविडेंड देना कंपलसरी। रबिश। आज चेंज करता हूं परसेप्शन, कंपनी को डिविडेंड देना पड़ता है यदि शेयर होल्डर डिमांड करता है कि डिविडेंड चाहिए। मैं किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, किसके लिए? रिटर्न के लिए, डिविडेंड के लिए। मैंने इन्फोसिस में पैसा डाला और सामने एक मेरा दोस्त टीसीएस में पैसा डाल के बैठा है, हम दोनों साथ में बैठे हैं, वो टीसीएस का रिजल्ट है, भाई तेरे को कितना मिलेगा? बोले मुझे तो 20% डिविडेंड मिला है। तेरे को कितना मिला? अरे यार अभी तक तो कंपनी ने दिया नहीं, 20 तो वो भी देना चाहिए।
और इन्फोसिस आती है और डिविडेंड देती है 5%, क्या करूंगा मैं? वो आगे चिढ़ा रहा होगा, देखा मजा आया ना, मैंने बोला था ना टीसीएस में आ जा, गया इन्फोसिस में 5% मिला है, क्या करूंगा? उसी दिन इन्फोसिस बेचा, टीसीएस में स्विच कर जाऊंगा। कंपनी ये रिस्क नहीं ले सकती कि उसका इन्वेस्टर स्विच करे। तो डिविडेंड कंपनी को एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे देना पड़ता है कि इन्वेस्टर जो उस कंपनी में इन्वेस्टेड है उसकी एक्सपेक्टेशन कितनी है हमारी कंपनी से रिटर्न की। यदि उतना रिटर्न हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो मार्केट वैल्यूएशन कम हो जाएगी। अब बताओ इंटरेस्ट महंगा है या डिविडेंड? डिविडेंड, क्योंकि जो चीजें उम्मीदों पे टिकी होती है ना वो हमेशा ज्यादा होती है। इंटरेस्ट तो बैंक को बोल दिया, बैंक ने लोन दिया 10% पे 10 ही लेगी, बोले तूने बहुत कमाया तो तेरा क्या 10 ले ले। और जैसे ही उम्मीदों पे आ गए कि इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन, कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाया हमको चाहिए, बोले शेयर्स में आए क्यों थे? यदि कमी से सेटिस्फाई होना था तो बैंक में एफडी करवा लेते। अब इधर आए तो इधर तो वही लॉटरी खेलते हैं ना, गेम जीरो और डबल। डबल की एक्सपेक्टेशन से जाते हो ना, क्यों? नहीं सर हम जाते नहीं है, कोई बात नहीं आप नहीं जाते हो, जो जाते हैं वो डबल की एक्सपेक्टेशन से जाते हैं ना, क्यों? क्योंकि रिस्क भी तो जीरो होने की है। तो जहां रिस्क बहुत ज्यादा है वहां रिटर्न ज्यादा ही चाहिए, दैट इज द एक्सपेक्टेशन। और यही इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला प्राइम फंडा और रूल है। व्हाट, आगे चल के पूछूंगा सवाल, कितना रिटर्न चाहिए भैया? कितना रिटर्न चाहिए? बोला सर बैंक में पैसा डालूंगा 6% से खुश हूं। मैंने कहा मेरे को दे दो, आपको दूंगा 20 चाहिए। अच्छा मेरे एक दोस्त को दे दो, आपके दोस्त को दूंगा 40 चाहिए। क्यों? बैंक से 6% आएगा ही आएगा। आपसे पता नहीं सर, रिस्क है आपको पैसा देके, तो रिटर्न भी 20% देते हो तो दूंगा। और दोस्त को, बोले उसको तो मैं बिल्कुल नहीं जानता, उसको देके तो और ज्यादा रिस्क है तो और ज्यादा रिटर्न चाहिए। मतलब ये इन्वेस्टमेंट का फंडा है, मेन फंडा है। इफ यू wants to earn high return, you have to bear high risk. If you are taking high risk, you want high return. तो दूसरा, पहला पॉइंट क्या हुआ? कहां से पैसा लाएंगे? डेट से। क्यों? कॉस्ट कम है, कम कॉस्ट है। दूसरा फैक्टर जो सोर्स डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट है वो है रिस्क। किस में रिस्क ज्यादा है? डेट में, इक्विटी में? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। सर पैसा लिया है, लेने में कौन सी रिस्क? भाई लेने में भी रिस्क है, क्यों? वापस भी तो देना है। तो रिस्क किधर है? डेट में। क्यों? पहले तो कंपलसरी है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे लॉस में हो तो जेब से लाके दो, और दूसरा रीपेमेंट करना पड़ेगा। इक्विटी में डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं दे रही कंपनी, मार्केट वाली नीचे आएगी, आने दो यार, नहीं है पैसा, कहां से दें? कोई बात नहीं, मत दो, गर्दन पकड़ के नहीं निकालेगा कोई आपसे पैसा। और रीपेमेंट, जब तक कंपनी जिंदा है तब तक रीपेमेंट का बर्डन भी नहीं है। तो रिस्क कहां हुई? डेट में। अब कहां जाएंगे? इक्विटी में। बोले रिटर्न चाहिए डेट में जा, रिस्क बचनी है तो इक्विटी में जाओ। परसेप्शन पे आ गए। कंजर्वेटिव प्रिफर्स इक्विटी, एग्रेसिव प्रिफर्स डेट। लेकिन सर हम तो मॉडरेट हैं, और यदि हम मॉडरेट हैं तो हम थोड़ा सा रिस्क भी लेंगे, थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी भी मैनेज करेंगे, तो हम बनाएंगे इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन। Some part will be from debt and some part will be from equity. But what about this some part?
सम का मतलब, कुछ का मतलब, बहुत कुछ और कुछ का मतलब कभी समझ में नहीं आया मेरे को कि बहुत कुछ और कुछ क्या होता है। 20% डेट 80 इक्विटी, 50 डेट 50 इक्विटी, 80 डेट 20 इक्विटी, विच वन इज बेटर ऑप्शन? पता नहीं, पता करना है, क्योंकि अभी हमने समझा कॉम्बिनेशन तो बनाना पड़ेगा। तीन बातें कर गया मैं आपसे यहां पे। एक, पहला चेक करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि जिस सोर्स से मैं कैपिटल लेके फंड लेके आने वाला हूं उस सोर्स की कॉस्ट कितनी है। दूसरा, कैपिटल स्ट्रक्चर। अभी हमने पता किया, कॉस्ट तो हमने कैलकुलेट करके सामने रख लिया, और अभी हमें पता चला कि हमें बनाना पड़ेगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो मेरा पूरी कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा हो, उसमें कितना डेट हो और कितना इक्विटी हो, दैट आई हैव टू डिसाइड, जिसमें मिलेंगी चार डिफरेंट थ्योरीज। ट्रेडिशनल अप्रोच, एनआई अप्रोच, एनओआई अप्रोच, मोदी, गिलियानी एंड मिलर अप्रोच, जिन्होंने अपने अपने तरीके से, अपने अपने एक्सपेरिमेंट से, अपने अपनी कैलकुलेशन से सजेशंस दिए हैं कि क्या कॉम्बिनेशन रखना चाहिए। वो थ्योरीज पढ़नी है। और थर्ड चैप्टर, लेवरेज। तीन चैप्टर से बनता है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन। ये तीन चैप्टर है आपका फर्स्ट यूनिट। फाइनेंसिंग डिसीजन कंसिस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेयर वी विल कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ द सोर्स ऑफ ऑल सोर्स। मैंने ब्रॉडली दो सोर्स की बात की है और निकल के आएंगे। इक्विटी की बात करते हो तो सर इक्विटी शेयर्स भी है और प्रेफरेंस शेयर्स भी है, दोनों की कॉस्ट अलग तरह से निकलेगी, अलग होगी। और रिटेन अर्निंग भी तो सोर्स है, खुद ही का कमाया हुआ वापस लगाएंगे तो भी तो सोर्स है, उसकी कॉस्ट भी लगेगी। अरे खुद के कमाए हुए पैसे की भी कॉस्ट लगती है क्या? हाँ, क्योंकि आपका खुद का मतलब, ओनर का मतलब, ओनर का मतलब कंपनी में ओनर का मतलब शेयर होल्डर्स का, और दी शेयर होल्डर्स का पैसा है और आप कह रहे हो अभी नहीं देते, हम तो री इन्वेस्ट करेंगे। बोले ऐसे कैसे, पैसा मेरा है, री इन्वेस्ट करोगे तो मुझे उस पर भी रिटर्न चाहिए, तो उसकी भी कॉस्ट लगेगी, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये इंडिविजुअली समझना है। फिर एक और चैप्टर मैंने यहां नाम लिख दिया, लेवरेज। ये क्या है? ये भी उसी कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है कि डेट होना चाहिए या इक्विटी। दो एग्जांपल लेता हूं, डिटेल में और बात करेंगे, चैप्टर पे जाएंगे जब। कुएं से पानी निकालते हैं तो आपने देखा है वहां पे एक तो बाल्टी डाल दी और खींच रहे हैं। दूसरा तरीका, वहां पे पुल्ली लगी होती है, रस्सी को उस पे से लिया, टक 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 टक, आराम से आ जाता है। क्या है ये? सॉर्ट ऑफ लीवर, जो लिफ्ट करता है किसी हैवी ऑब्जेक्ट को स्मूथली। दूसरे तरीके से बात करता हूं, गाड़ी चला रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं, एक्सीलेटर प्रेस करेगा, रेस बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, पक्का? रेस दबाओगे स्पीड बढ़ेगी, लेकिन कितनी रेस दबाओगे और कितनी स्पीड बढ़ेगी, क्या ये रिलेटेड है दोनों? नहीं, इनके बीच में एक फैक्टर है। यस, गाड़ी कौन से गियर में है, सेकंड गियर में रखो और स्पीड दबाओ, रेस दबाओ, स्पीड बढ़ेगी। लेकिन वही गाड़ी फिफ्थ गियर में होगी तो थोड़ी सी एक्सीलेटर प्रेस करते ही भागेगी गाड़ी। तो स्पीड, रेस दबाने से स्पीड मिलती है, लेकिन कितनी रेस दबा के कितनी स्पीड मिलेगी ये डिपेंड करता है कि आप चल किस गियर में रहे हो, एंड दैट इज कॉस्ट।
सेल बढ़ेगी प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन सेल बढ़ेगी तो कितना प्रॉफिट बढ़ेगा ये डिपेंड करता है कि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है। जोमैटो कंपनी आईपीओ लाई थी 75 में, विद इन अ मंथ or within some days the price of the IPO increases to 150, double, and after 1 month price come down to 1 or 2 month price come down to 50, आईपीओ से भी नीचे। बोले ये क्या हुआ, क्या एनालाइज करो यार। जोमैटो जब आईपीओ लाई थी, जब उसकी प्राइस 75 से 150 हुई थी, तो मैं शॉक था कि ये मजाक हो रहा है क्या। कंपनी इज इन लॉस, एंड लॉस इन एक्सट्रीम लॉस सिंस 3 4 5 years। कंपनी आज तक प्रॉफिट में नहीं आई यार। उसकी कंपनी, उस कंपनी में शेयर होल्डर का इतना इंटरेस्ट कैसे जम गया कि 75 रुपए की चीज को 150 बना दिया। वाई शेयर होल्डर कमिंग इन, वाई दे आर परचेजिंग द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी दैट इज इन लॉस। शायद फिर समझ में आया किसी को, और फिर उसकी प्राइस 50 आ गई, तब मुझे लगा हाँ मैं सही था, इसकी औकात इतनी नहीं थी जितना ये बढ़ गया था। लेकिन 50 वाला आज वापस 140 है, और अब उसका 140 होना बनता है। मैं 100 के आसपास से जो भी मेरे नोन है उनको बोल रहा हूं लेके रख लो, 200 रुपए हो जाएगा। अब ये क्या हुआ, दैट द एनालिसिस ऑफ द कंपनीज फंडामेंटल्स। पहला तो कंपनी ने जब बढ़ी थी तो उसने अपना लॉस मेकिंग सेगमेंट बंद कर दिया था, जो उसका इंडिया के बाहर का बिजनेस था, यूरोप और इन कंट्रीज में। बोले वहां से लॉस था, ओवरऑल लॉस उनकी वजह से हो रहा था, इंडियन बिजनेस वाज इन प्रॉफिट। वो सेगमेंट बंद किया तो प्राइस बढ़ा। ब्लिंकिट को टेक ओवर किया, जो वेजिटेबल्स और ये डिलीवरी भी देती है, वो 100 से 150 करोड़ के लॉस में थी, और उसको टेक ओवर किया तो मार्केट एक्सपेक्टेशन क्रैश हो गई कि ये तो खुद लॉस से बाहर आने की कोशिश करती है, और लॉस मेकिंग कंपनी को उठा लिया इसने, प्राइस वापस आ गई नीचे। और देन पहली बार जोमैटो प्रॉफिट में आई पिछले फाइनेंशियल ईयर में, 1 करोड़ का ही था। मैं जो फिगर्स दे रहा हूं ना, वो फिगर्स एक्यूरेट नहीं है ना, उस पर मत चले जाना क्योंकि इतने याद नहीं है एक्यूरेट फिगर, लेकिन 1 करोड़ का ही प्रॉफिट था, और कंपनी के शेयर प्राइस शूट होना शुरू हो गई। ये क्या, अभी तो प्रॉफिट शुरू हुआ है। बोले सर अब प्रॉफिट शुरू हुआ, अब रुकेगा नहीं। क्यों, क्योंकि कंपनी की मैक्सिमम कॉस्ट फिक्स्ड थी। इंफ्रास्ट्रक्चर डाल दिया एक बार, कंपनी के उस ऑफिस में जो एम्प्लॉइज बैठे हैं, जो सिर्फ फोन कॉल अटेंड करके इसका ऑर्डर उसको और उसका ऑर्डर उसको सप्लाई करते हैं। कंपनी का खुद का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट है। सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो सब डेली वेजेस पे, डिलीवरी पे, एक डिलीवरी पे 20 रुपए मिलेंगे, एक डिलीवरी पे 50 रुपए मिलेंगे, करोगे तो मिलेंगे, नहीं करोगे तो नहीं मिलेंगे। तो सेल होगी तो कॉस्ट होगी, सेल नहीं होगी तो कॉस्ट नहीं होगी। और जितनी लगनी थी वो ऑलरेडी लग चुकी, और हमारी सेल उससे ऊपर पहुंच चुकी। अब थोड़ी सी भी सेल बढ़ेगी, वो सीधा किस में रिफ्लेक्ट करेगी, प्रॉफिट में। अब मैं यदि 20% सेल में ग्रोथ करूंगा तो मेरा प्रॉफिट सीधा सीधा 15% बढ़ जाएगा। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉस्ट पे। कौन सी, फिक्स कॉस्ट। वो उसका गियर है कि नाउ द गाड़ी इज इन 5th गियर, अब तो हल्का सा एक्सीलेटर दबाओ, शूट। और पहले 2nd गियर में ही चल रहे थे, इसलिए कितना भी सेल बढ़ाने की कोशिश करते थे प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ता था। ये पढ़ेंगे, ये समझेंगे हम लिवरेज में। फर्स्ट यूनिट फाइनेंसिंग, आई थिंक एवरीवन इज परफेक्टली क्लियर अबाउट इट। थोड़ा सा दिमाग फाइनेंस की तरफ जा रहा है, चलो हम बात करते हैं, मजा आ रहा है। सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है भैया, और जब इसको रियल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में और रियल एग्जाम्पल जो आसपास घूमने वाले उठा लेते हैं ना, तो और इंटरेस्टिंग बन जाता है। मेरा तो फेवरेट ऑब्वियसली है ही, क्योंकि प्रैक्टिकली काम ही इसी पे हो रहा है 15 साल से। लेकिन डेफिनेटली इंश्योर करूंगा एक हफ्ते बाद ऐसा लगेगा कि क्लास फाइनेंस की तो होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना मजा नहीं आता, दिन नहीं निकलता। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकेंड टाइप ऑफ डिसीजन,
फाइनेंस में सेकंड इंपॉर्टेंट डिसीजन, पैसा है, इन्वेस्ट कहां करें। ऑप्शन मिल गया, प्रोजेक्ट सामने आ गया। जब हम मनी इन्वेस्ट करने जाते हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट भी दो तरह के होते हैं, पता है? एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। इन्वेस्टमेंट दो तरह के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म बोले सर एक फैक्ट्री लगानी है, एक यूनिट खोलनी है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। शॉर्ट टर्म बोले तो सर जो काम करना है उसको करने के लिए, रूटीन एक्सपेंसेस का पेमेंट करने के लिए भी कैश चाहिए, नोन एज वर्किंग कैपिटल। ये दो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम यहां पढ़ने वाले हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के चैप्टर का नाम है कैपिटल बजटिंग, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन का नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। कैपिटल बजटिंग, लॉन्ग टर्म डिसीजन। सर हमारी फैक्ट्री में सारा काम मैनुअल होता है, नाउ वी आर प्लानिंग टू शिफ्ट दिस मैनुअल वर्क ऑन मशीन्स। 20 लाख रुपए का इन्वेस्ट करना है, बोलो करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे? चलो उठाओ 20 लाख डाल दो, क्या ही जा रहा है। अरे प्लान वर्कआउट करेगा या नहीं करेगा कह नहीं सकते। असेस करोगे, एनालाइज करोगे, प्लानिंग करोगे, फिर एग्जीक्यूशन करोगे। किस पॉइंट पे प्लानिंग करोगे? अभी कितना रिटर्न आ रहा था, अभी कितना प्रोडक्शन हो रहा था, अभी कितना कमा रहे थे, कितना प्रॉफिट था, और यदि मैं इसको मशीन पे शिफ्ट करता हूं कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट बनेगा। क्या वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मेरे इस 20 लाख रुपीस के इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई करता है या नहीं करता? आरओआई देखोगे या नहीं देखोगे? बोले सर प्रॉफिट तो बढ़ेगा मशीन पे आएंगे तो, कितना? बोले हर साल 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाएंगे। 20 लाख लगा के 2 लाख एक्स्ट्रा कमाओगे, 10% का आरओआई आया। क्या खुश हो पैसा लगा के 10% कमाने से? नहीं सर, जहां से पैसा अरेंज किया वहां पे कॉस्ट ही 12% है। आप करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। तो पहला फैक्टर क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट करने से पहले व्हाट एडिशनल रिटर्न यू विल गेट ऑन दिस एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन दैट प्रोजेक्ट, वो एनालाइज करेंगे सर। एक डिजायर रिटर्न तो आना चाहिए। दूसरा, ये जो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं उसकी लाइफ कितनी है, कितने साल तक देगा रिटर्न। तीसरा, इसमें रिस्क कितनी है, बिजनेस स्टार्ट करने में कैसी रिस्क। एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा क्या, मार्केट में एक्स्ट्रा डिमांड है क्या, ये बॉटलनेक है, या ऐसी कोई कंपनी, ऐसा कोई सेक्टर है जहां दूसरा एंट्री इजीली कर सकता है। मतलब हाँ, तुमको बनाते हुए देखा तो दूसरा भी आएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, डिमांड वो भी खाएगा, तब क्या करोगे? ये सारे फैक्टर्स को डेटा में कन्वर्ट, मैनेजमेंट सीखा पढ़ा है आप लोगों ने, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड ऑल ऑल ऑल। वहां थ्योरेटिकली बातें हो रही है, वहां एग्जीक्यूशन की बातें हो रही हैं। यहां हम उन्हीं सभी चीजों को डेटा में कन्वर्ट करके पैसे में बात करेंगे। आज बैठ के अगले 5 साल बिजनेस चलने वाला है, प्रोजेक्ट 5 साल चलने वाला है, 5 साल में कितना रिटर्न आएगा उसकी प्लानिंग करेंगे, एक्सपेक्टेशन, एस्टिमेशन। और जब फ्यूचर एस्टिमेशन की बात होती है ना, तो उसमें अनसर्टेनिटी भी होती है, रिस्क भी होती है, और टाइम वैल्यू तो होती ही होती है।
आज बैठ के सोच रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, 10 साल चलेगा सर, हर साल 5 लाख रुपए कमा के देगा। 10 साल में कितना? 50 लाख। लगाया कितना? 20 लाख। चल मजा, बंदास। 10 साल में पैसा 2.5 गुना। इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट और क्या हो सकता है? बेटा 10 साल में 5 लाख 50 लाख देगा। टाइम वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, वो तो कैलकुलेट करो। वो कैलकुलेट करके लाए तो 19 लाख निकले। आया था क्वेश्चन, अभी आया था फाउंडेशन में। प्रेजेंट वैल्यू, लीजिंग एंड परचेज पे सेम यही करने वाले हैं हम उसको। मेरे को एक मशीन चाहिए, ये कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है, ये इसी का डिसीजन मेकिंग का पार्ट है। मुझे एक मशीन चाहिए, लीज यानी रेंट पे लेके आऊं या मैं उसे परचेज कर लूं। चेक करना पड़ेगा कितने साल तक के लिए चाहिए। डेप्रीशिएशन का क्लेम कौन करेगा? परचेज करने वाला। बोला हाँ, परचेज की तो डेप्रीशिएशन क्लेम कर पाऊंगा। उससे क्या होगा? टैक्स बचेगा। लीज में लीज रेंट क्लेम कर पाऊंगा तो उधर से टैक्स बचेगा। 10 साल बाद मशीन मेरी, स्क्रैप में मैं ही बेचूंगा, लीज में वापस देनी पड़ेगी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आओ सबको कन्वर्ट करो वैल्यू में और फिर आ जाओ डिसीजन लेके देखो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके देखो क्या हमें उस प्रोजेक्ट में जाना है या नहीं जाना। दैट वी विल डिस्कस। सबसे इंटरेस्टिंग, और यदि मैं कॉम्प्लिकेशन लेवल की बात करूंगा पूरे सिलेबस में तो सबसे टफेस्ट चैप्टर यही है, क्योंकि यहां पे रियल वर्ल्ड सिनेरियो है। रियल वर्ल्ड सिनेरियो प्रैक्टिकली ये काम करने जाओगे ना तो इट्स नॉट दैट मच इजी टास्क टू डू। इसी पे एक बात याद है, वन ऑफ माय फ्रेंड इज इन लंदन। तो कुछ साल पहले की बात है, उन्होंने बोला यार भैया बहुत हो गया लंदन में, अच्छा कमा लिया है ना, आई वांना रिलैक्स। मैंने कहा बेटा 40 साल में रिटायरमेंट? बोला हाँ सॉर्ट ऑफ यूँ ही समझो, अपनी सिटी में आएंगे। मैंने यहाँ करेगा क्या? बोले यहाँ एक प्रोजेक्ट का प्लान कर रहा हूँ। मैंने ठीक है, क्या प्रोजेक्ट है? अब मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, प्रोजेक्ट पे प्लान कर रहा हूँ, क्या प्रोजेक्ट है? तो वो बोलता है यार अजमेर में स्विमिंग पूल्स कम है। मैं एक आइडिया थ्रो कर रहा हूँ, पब्लिकली दे रहा हूँ आइडिया, क्योंकि मुझे मालूम है एग्जीक्यूशन इतना इजी नहीं है उसका, क्योंकि मैंने उसका केस स्टडी बनाया था और उसका कैपिटल बजटिंग किया था और उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की थी। स्विमिंग पूल्स कम है, हम यहाँ पे स्विमिंग पूल फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। मैंने कहा ऐसे बहुत है छोटे मोटे। बोले नहीं, प्रोफेशनलिज्म की फॉर्म में नहीं है। मैंने ऑडियंस कहां से लाओगे? बोले मेरा टारगेट ऑडियंस है स्कूल्स। बोले स्कूल्स में सब में स्विमिंग पूल नहीं है, कुछ में है। मैं चाहता हूं सारी स्कूल के बच्चे स्विमिंग करें, तो हम ऐसे डेडिकेटेड 4 पूल बनाएंगे और स्कूल्स के साथ टाइप्स करेंगे और उनकी स्कूल फीस में स्विमिंग का, उनके कोर्स में स्विमिंग का ऑप्शन डालेंगे। बच्चा वो कोर्स लेगा लेकिन स्विमिंग वो हमारे पूल में आके करेगा। तो स्कूल उनसे जितनी फीस लेगा उनको 20% उनको देंगे, 80% हम रखेंगे। सोच के देखो, आइडिया लग रहा है इंटरेस्टिंग? एक स्कूल में 1000 बच्चे, 1000 में से 500 ने भी यदि ऑप्शन लिया, महीने का 1000 रुपए फीस भी रखा, 2000 महीने फीस भी रखा, 2000 रुपए भी बचता है, 500 बच्चे 2000, कितना हो गया? 10 लाख एक स्कूल से। 10 स्कूल हो गए तो 1 करोड़ महीने का। दे दिया, उसके बाद 1 करोड़ महीने का। ये तो स्कूल्स वाला बात था। दूसरा हम स्लॉट रखेंगे पब्लिक के लिए, संडे स्कूल बंद रहेगी, संडे ओपन, 100 रुपए 1 घंटा। आइडिया अच्छा लग रहा है? आ जाओ कैपिटल बजटिंग पे। आइडिया तो अच्छा है बॉस। बोले नहीं, बोले मुझे पता है बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं, आपको इसको बताना है मुझे क्या करना चाहिए। आपको इसका प्रोजेक्ट बनाना है यार, अजमेर का आपको सिनेरियो पता है तो आप प्रोजेक्ट बना के देना, बनाना, एक बार देखना, इसको स्टडी करना। मैंने स्टडी किया तो मेरे पास इतने सारे लूप होल्स निकल के आ गए। पहले तो लैंड,
कॉस्ट पूल बनाने की, कंस्ट्रक्शन, फिर मेंटेनेंस, रेगुलर, फिर स्टाफ वो भी ट्रेंड, प्लस ट्रांसपोर्टेशन, स्कूल का बच्चा कैसे आएगा, बसेस, क्योंकि आप ही को लाना पड़ेगा। वो खुद के कन्विंस पे क्यों आएगा जब स्कूल से आपका कोर्स ले रहा है तो। प्लस एक बार में एक पुल में 20 बच्चे जा सकते हैं, 4 बनाओगे 80 से ज्यादा नहीं, कितने बैच चलाओगे, 500 बच्चे तुमने एक स्कूल से उठा लिए, तो बनेंगे उनके सेक्शंस। अब एक मेरा स्लॉट आया 12 से 1, स्कूल बोलती 12 से 1 तो हम इस बैच को नहीं भेजेंगे क्योंकि हमारा मैथ्स का क्लास है। निकालो कॉस्ट, पता नहीं, आओगे जब और एग्जीक्यूशन पे आओगे तो और बहुत सारी चीजें निकलेंगी, बहुत सारी चीजें निकलेंगी। देन रिस्क बहुत ज्यादा, और ओपन है भाई, यदि किसी को बिजनेस समझ में आया उसने खुद ने डाल दिया और आपके रेट में 50% कम रेट में उन्होंने शुरू कर दिया, लो धंधा बंद, क्योंकि ऑडियंस तो लिमिटेड है, टारगेटेड ऑडियंस तो लिमिटेड है। ये तो है नहीं कि मैगी आज एक पैकेट खा रहे कल से 2 खाना शुरू कर दिया तो सेल बढ़ जाएगी। दैट कैपिटल बजटिंग विल गिव यू वर्किंग कैपिटल डिसीजन मेकिंग। वर्किंग कैपिटल यानी रूटीन बिजनेस ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए कैश चाहिए, फंड्स चाहिए, कैपिटल चाहिए, कि प्रोजेक्ट तो लगा दिया, अब माल खरीदना है, वेजेस देनी है, एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, स्टॉक करके रखना है, उधार में बेचेंगे तो डेटर से पैसा भी लेट आएगा, इन सब में जो पैसा फंसेगा उसका मैनेजमेंट। तो ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अपने आप में 4 चैप्टर लेकर आता है। वर्किंग कैपिटल चाहिए कितनी, कहां से आएगी, वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के उसके इंटरनल फैक्टर पे जाएंगे कि वर्किंग कैपिटल कहां कहां फंसी है। बोले सर स्टॉक में, स्टॉक मैनेजमेंट। सर डेटर्स क्रेडिट में बेचते हैं, डेटर मैनेजमेंट। सर लिक्विड कैश पड़ा है, कैश मैनेजमेंट, क्रेडिटर मैनेजमेंट। ये है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाला पार्ट। दोनों बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक बार कॉन्सेप्ट मतलब विजन क्लियर हो गया, जैसे अभी मैंने स्विमिंग पूल का एग्जांपल लिया, थॉट बनने लगी ना, यार ये भी तो होगा, ये भी तो होगा, एक चौकीदार भी तो रखना पड़ेगा, एक नहीं 5 रखने पड़ेंगे, सिक्योरिटी गार्ड भी रखने पड़ेंगे, मेल फीमेल के बैच अलग चलाने पड़ेंगे। ये आइडियाज आ रहे हैं ना, ये आने लगे ना तो ये चैप्टर प्यार से खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ गिवन सिचुएशन के ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज को समझ पा रहे हैं ना कि उसमें जो है वो आपके काम का है या नहीं, उसमें कोई पैसा लग रहा है या नहीं, उसमें कोई पैसा आ रहा है या नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, पुरानी मशीन को चेंज करके नई लाना चाहता हूं, पुरानी मशीन 3 साल से चल रही है, 2 साल बाद ये रिपेयरिंग मांगना शुरू करेगी, महीने साल के 50,000। तो नई मशीन में आपको एक बेनिफिट मिल रहा है ना, क्या, उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट बच जाएगी। ये इनफ्लो है, ये पैसा बच रहा है, ये इसका प्रॉफिट है नई मशीन का। ऐसे चीजें समझ में आने लगी, प्यार से खत्म हो गया चैप्टर, मजे से खत्म हो। एंड लास्टली वी हैव डिविडेंड डिसीजन, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या बोले, जितना कमाया प्रॉफिट, क्या वो बांटे या ना बांटे, क्या डिविडेंड दें या ना दें, क्या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाए या रिटेन किया जाए। बहुत बड़ा डिसीजन है अपने आप में। कुछ सीधी सीधी थ्योरी आ जाती है, सीधी सीधी थ्योरी, बोले यार पैसा इन्वेस्ट करने की जगह है तो रिटेन करो, नहीं है तो बांट दो, बहुत सिंपल है। बोले इन्वेस्ट करने की जगह है तो फिर ये सोचो कि बचा के इन्वेस्ट करूं या लोन लेके इन्वेस्ट कर लूं।
कि ये तो बांट देता हूं, इन्वेस्ट करने के लिए लोन ले आता हूं। फिर आपके सोचने से कुछ हो नहीं जाएगा, सोचना तो शेयर होल्डर को पड़ेगा, वही डिसाइड करेंगे ना। डिविडेंड का प्रोसेस पता है क्या होता है? कंपनी प्रपोज करती है, मैनेजमेंट प्रपोज करती है, फिर एजीएम में जाते हैं, शेयर होल्डर अप्रूव करते हैं, तब डिविडेंड दिया जाता है। शेयर होल्डर कौन? हम, चींटी बराबर है हम, यानी इंडिविजुअल्स हार्डली 10 से 15% तक होते हैं। बाकी सारे कौन होते हैं? इंस्टीट्यूशंस, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, MNCs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जिन्होंने बड़ा पैसा डाला होता है, उनका वोटिंग पावर ज्यादा होता है, वो डिसाइड करते हैं। अब शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, डिविडेंड देना है नहीं देना। शेयर होल्डर क्या चाहेगा? नहीं, जिस दिन कंपनी डिविडेंड देने वाली होती है मैं उसके एक दिन पहले शेयर बेच देता हूं, मेरे को नहीं चाहिए डिविडेंड। लेकिन क्या पागल आदमी है, कंपनी डिविडेंड दे रही है तो शेयर बेच रहा है। ये मेरा परसेप्शन है, क्यों है? बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। कंपनी का शेयर का मार्केट प्राइस चल रहा है 120 रुपए, मैंने खरीदा था 80 में। हाउ मच प्रॉफिट आई एम गेटिंग राइट नाउ? कंपनी आती है, डिक्लेयर करती है 10 रुपए डिविडेंड पर शेयर, मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? नहीं, नहीं, जैसे ही कंपनी डिविडेंड देगी उसी दिन मार्केट प्राइस 10 रुपए कम हो जाएगी। मार्केट प्राइस कहां से आई थी? कंपनी की नेटवर्थ से, और कंपनी की नेटवर्थ में प्रॉफिट भी था, वो प्रॉफिट कंपनी ने आपको बांट दिया, तो नेटवर्थ, तो मार्केट प्राइस भी। तो जितना डिविडेंड कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, एग्जैक्टली नेक्स्ट डे उतनी ही मार्केट प्राइस नीचे आ जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट, थियोरेटिकल बात कर रहा हूं, और है ऐसा। तो अब मार्केट प्राइस कितनी हो गई? मैं बेचता हूं तो मुझे कितना रुपए आता है? 30, और 10 रुपए कंपनी ने दे दिया, मेरा प्रॉफिट कितना? 40। मैं वहां 40 ले लूं या यहां 40 ले लूं, फर्क पड़ता है? प्रॉफिट तो 40 आ रहा है ना मेरी जेब में, चाहे मैं डिविडेंड से पहले बेच के 40 ले लूं या डिविडेंड मिलने के बाद बेच के ले लूं, टोटल प्रॉफिट तो मेरा 40 हो रहा है। मुझे क्या ही फर्क पड़ता है डिविडेंड आ रहा है नहीं आ रहा है? यहां बनता है डिविडेंड लेने वालों का क्लाइंटेल। मैं लो इनकम इन्वेस्टर हूं, तो मैं चाहता हूं कि डिविडेंड मिले क्योंकि वो टैक्स फ्री हो जाएगा, लेकिन कैपिटल गेन मिलेगा तो उस पे टैक्स लगेगा। शेयर खरीद के बेचते हो तो उसे बोलते हैं कैपिटल गेन, उस पे टैक्स लगता है, लेकिन डिविडेंड मिलता है तो उस पे टैक्स नहीं लगता। तो मैं डिविडेंड इनकम लेना प्रेफर कर रहा हूं क्योंकि मेरी इनकम कम है, डिविडेंड इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन यदि बेच के कमाऊंगा तो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। इन ऑर्डर टू सेव द टैक्स आई प्रेफर डिविडेंड। मैं ये शेयर बेचना नहीं चाहता अगले 10 साल भी, तो क्या होगा? मैं 10 साल ये शेयर बेचना नहीं चाहता तो क्या होगा? शेयर की प्राइस तो फ्लक्चुएट करती है ना। जरूरी है ये 10 साल बाद 120 का 100 200 300 ही होगा? कम भी तो हो सकता है। तो अभी उसमें से 10 रुपए मिल रहे हैं ना, ले। बर्ड इन हैंड थ्योरी बोलते हैं इसे, बर्ड इन हैंड बर्ड इन बुश। जब तक शेयर का प्राइस स्क्रीन पे दिख रहा है और आप इन्वेस्टेड हो, तो जो कमा रहे हो वो बर्ड इन बुश है, हाथ में नहीं आई है। हाथ में कब आएगा? जब बेचते हो, बेचते और प्रॉफिट बना के अपनी जेब में लेते हो, बर्ड इन हैंड। एंड इफ आई एम ऑफ दैट नेचर कि आई वांट बर्ड इन हैंड, तो जैसे डिविडेंड आता है मैं उस स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा जहां डिविडेंड मिलता जा रहा है, आ रहा है,
जितना इतना तो आ गया, ये तो कमा लिया, ये तो कमा लिया, वरना वो तो दिख ही रहा है, कब पता नहीं कहां से कहां हो जाए। मैं तकलीफ में था अभी, 3 दिन पहले मोतीसंस बेचा था 55 रुपए वाला 120 में, बहुत खुश था, बहुत खुश था 3 दिन, और उसको स्क्रीन से डिलीट कर दिया था। 3 दिन बाद वापस स्क्रीन खोली तो मैं दुनिया का सबसे दुखी आदमी था। 220, 3 दिन में 100 रुपए और आने वाले थे, 3 दिन में 100 रुपए और आने वाले थे, वो नहीं आए। तो हम खुश तो कभी रह ही नहीं सकते। खुशी मिलती है संतुष्टि से, संतुष्ट कभी हो नहीं सकते, वैसे होना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो सेटिस्फाई हो गया वो खत्म हो गया। ग्रोथ वहीं रुक जाती है जहां सेटिस्फेक्शन आ जाती है, लेकिन उसमें प्लानिंग तो चाहिए कि जब आपको आरओआई कितना चाहिए था, बोले 100% रिटर्न आ रहा है, पागल। मैं लोगों को समझाता हूं 100% रिटर्न आए तो आधा बेच दे, आधा रख ले, जीरो कॉस्ट रिस्क। 15,000 लगाए, आधा माल बेच दिया, 15,000 वापिस आ गए, अब जो आधा माल पड़ा वो फ्री का है, डूब भी जाएगा तो तकलीफ नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो नीचे आते ही तकलीफ उसमें भी होती है, यार बेच देता तो अच्छा होता। ये है डिविडेंड डिसीजन, जिसमें अलग अलग 3 to 4 थ्योरीज हैं हमारे पास, अलग अलग थ्योरीज हैं। गॉर्डन थ्योरी, मोदी गिलानी एंड मिलर थ्योरी, वॉल्टर थ्योरी, बर्ड इन हैंड थ्योरी, 100% पे आउट थ्योरी, 0% पे आउट थ्योरी, अलग अलग थ्योरीज हैं जिन्हें हम यहाँ पे समझेंगे। और ये बनता है हमारा एफएम का सिलेबस। हमने सिर्फ सिलेबस डिस्कस किया है भाई, स्टडी शुरू नहीं की है, लेकिन हमें एक चीज यहां समझ में आ गई कि हमें अब पढ़ना क्या है और हम किस सब्जेक्ट में जा रहे हैं। भारी है अनडाउटेडली, लेकिन लिटरली बता रहा हूं, कॉन्सेप्चुअली इस सब्जेक्ट को निकाला ना, 50 में से 50 निकालना भी बड़ी बात नहीं है, इतना इंटरेस्टिंग है। बस उसमें फाइनेंस दिमाग में प्रैक्टिकली जम गया, निकल जाएगा कोई भी क्वेश्चन। मतलब 90% मार्क्स, 80-90% मार्क्स तो प्यार से बनते हैं इसमें, बड़े प्यार से बनते हैं। अभी एक के थे किसके 97 मार्क्स, 96 मार्क्स आए एसएम एफएम मिला के, तो इसका मतलब ऑब्वियसली उसने एफएम में 50 मारा है, क्योंकि एसएम पूरा थ्योरी है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजीज कैसे बनानी, इंप्लीकेशन, मैंने अभी बात किया ना। फाइनेंस मैनेजमेंट क्या सिखा रहा है, फंड का प्रॉपर मैनेजमेंट, जिसमें अभी मैंने आपको एग्जांपल लिया, वीडियोकॉन लोन लेके उसने भी काम किया, रिलायंस लोन लेके उसने भी काम किया, वो जिंदा है और बढ़ रही है और वो खत्म हो गई, क्यों? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट खराब था उसका। नोकिया वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी थी, आज कहां है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट खराब है उसका। जब पूरी दुनिया स्मार्ट टीवी पे जा रही थी, पूरी दुनिया एलईडी पे जा रही थी, एलसीडीज पे जा रही थी, वीडियोकॉन सीआरटी पे टिका रहा, डब्बे वाला टीवी। टाइमली उसने अपना स्ट्रैटेजी नहीं प्लान किया और टारगेटेड ऑडियंस को नहीं समझा और अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन नहीं लेके आया। सेम विद नोकिया, जब सैमसंग ने एंड्रॉइड लॉन्च कर दिया, उसने फिर भी अपना विंडो फोन ही चालू रखा, अपन तो इसी पे, अपने को कोई नहीं बीट कर सकता। जब एंड्रॉइड को यूजर्स को कंफर्ट देना शुरू किया, खत्म हो गया नोकिया। अब आया वापस किसके साथ? बेटा यही चीज है, बुकिश नॉलेज तो हर कोई दे देगा और हर किसी के पास मिल जाएगी, लेकिन जब तक प्रैक्टिकली उन चीजों को नहीं समझेंगे, रियल वर्ल्ड में चल क्या रहा है। नोकिया मोटोरोला के साथ स्मार्टफोन में कूदा है, वापस लॉन्च हुआ है। ये इंश्योर कर दूंगा जब तक सिलेबस खत्म होगा कि हर दिन न्यूज़पेपर उठा के क्या नया आया है वो देखने की आदत लग जाएगी। यहां आके बैठ के डिस्कस करोगे अपने आप। लास्ट बैच में घर पे बैठ के मेरे पास यूं आता है, यार सर ये क्या हुआ, मेरे को कई चीजें नहीं अपडेटेड होती, वो मुझे आके बोलता है अरे ये हुआ ना, मैंने ये कब हुआ, बोले अभी तो परसों का तो न्यूज़ है यार।
सर परसों का तो न्यूज़ है, बेटा बोलता पापा परसों का तो न्यूज़ आपने देखा नहीं क्या? मैंने नहीं देखा यार, दिखा मेरे को क्या है। ये आदत लग जाएगी, रोज सुबह उठ के यही देखना है फाइनेंस मार्केट में डेवलपमेंट्स क्या हुए। यार इंटर क्लियर करने के बाद अगले साल ट्रेनिंग में जाना है ना, आर्टिकलशिप में जाना है ना, रियल वर्ल्ड में ही कूदना है ना, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सीट वाला तो नौकरी वाला है नहीं। जितना कैलिबर होगा उतना ही कमा पाएंगे ना, और वो कैलिबर प्रैक्टिकल एक्सपोजर से ही आएगा, और कोई तरीका नहीं। क्यों सीए में 2-2.5 साल की ट्रेनिंग होती है? मतलब प्रैक्टिकली नहीं कुछ सीखा तो कुछ नहीं कर पाएगा। ये काम बुकिश नॉलेज का है ही नहीं। क्यों मेडिकल में इतने साल तक ट्रेनिंग चलती है और उनको काटने पड़ते? बोले पहले टेबल पे मरे हुए को तो काट ले, जिंदा को काट कैसे पाएगा? फाइन। तो ये था एक इंट्रोडक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड द सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट। आप लोगों को किसी को कोई सवाल मन में कुछ आ रहा हो, पूछना चाहते हो किसी के बारे में भी, किसी भी चीज के बारे में, देन यू कैन आस्क। डन। थॉट्स पैदा करना शुरू करें कि सवाल पैदा हों। जितने सवाल पैदा होंगे तभी आंसर्स मिलेंगे। चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू, बाय, सी यू।